नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव जो है अपने चरम पर है। पहले जो है फेज का मतदान जो है होने वाला है, 16-17 तारीख को होने वाला है। इसी क्रम में हमारे साथ आज वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के भी जो है पदाधिकारी रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं। आज हम अमरेंद्र नाथ सिंह जी से जो है चुनावी मुद्दे पर और वकीलों की तमाम समस्याओं पर और उनके क्या जो है उद्देश्य है उस पर बातचीत करेंगे। तो देर न करते हुए हम अमरेंद्र नाथ जी से आपकी मुलाकात करवाते। सर, मेरे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है, 333 प्रत्याशी भी हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। आज वकीलों की बेसिक समस्याएं क्या है? अधिवक्ताओं की समस्या से ज्यादा जुडिशियल सिस्टम की समस्या है और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है उनको उचित स्थान मिले जहां वो बैठ करके अपने मुवक्किल से बात कर सकें। एक स्वतंत्र व्यवसाय है और न्यायपालिका की सेवा है, लोकतंत्र की सेवा है, संविधान की सेवा है, तो उसको हम संचालित करने हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। और दूसरा यह है कि जब कोई नौजवान अधिवक्ता या कोई बुजुर्ग अधिवक्ता बीमार होता है तो आजकल आप जानते हैं कि बीमारी में बहुत बड़े खर्चे होते हैं। सिर्फ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आदि में एक्सरे में ही हजारों रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भी हम लोगों को एक तुरंत आवश्यकता है, जो हमारे यहाँ बार काउंसिल से दिया जाता है वो बहुत समुचित नहीं है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आयुष्मान योजना जो शासन की है उसी के समानांतर एक अधिवक्ताओं के लिए भी योजना हो और इस पे काम भी करा जा रहा है। तो आपने कहा अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान की तरह, तो आयुष्मान तो अधिवक्ताओं के लिए खुला है क्या? उस पर आयुष्मान में अधिवक्ता नहीं जा सकते? नहीं दे रहे हैं, उसमें नहीं दे रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो स्वतंत्रता कानून ने और संविधान ने दी है, निर्भीक होकर के हम अदालत के समक्ष अपनी बात रखें, प्रशासन के समक्ष रखें, उसमें हमारा उत्पीड़न ना हो, हमें सुरक्षा मिले और दूसरा कंटेम्प्ट से हमें बरी रखा जाए, कंटेम्प्ट के दायरे से बाहर रखा जाए। या फिर जो बहुत से लोकतांत्रिक तरीके हैं, हमारे जो गार्जियन रूपी संविधान में व्यवस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, वो बतावे कि हमारी आवाज सुनने का क्या मैकेनिज्म है। फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो हमें कंटेम्प्ट के दायरे से बाहर रखा जाए, ये बहुत बड़ा दर्द है। दो चीजें सर, अभी आपने कहा कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए दो चीजें। अभी पहले तो आपने कहा जुडिशियल सिस्टम में कमी है, जुडिशियल सिस्टम की समस्या है जी। तो मैं इसी पर बात कर लूं, फिर अधिवक्ता कल्याण पे आता हूँ। सर, जुडिशियल सिस्टम को बार काउंसिल कैसे जो है गाइड कर सकती है? सिस्टम को गाइड नहीं कर सकती है। एडवोकेट एक्ट में ही प्रावधान है, बार काउंसिल की जिम्मेदारियां लिखी हैं, दायित्व लिखे हैं, उनके कर्तव्य लिखे हैं। हम बार एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन की भांति नहीं काम करते। हमारा काम का सीमाएं और दायित्व निर्धारित है एडवोकेट एक्ट में, उसमें हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम नौजवान अधिवक्ताओं की मदद करें। आज तक उत्तर प्रदेश में नौजवान अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल के माध्यम से मूट कोर्ट छद्म न्यायालय का कंपटीशन नहीं हुआ था। मैंने कराया था, पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कराया था, लखनऊ में कराया था मैंने। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को करनी है। कानूनों में सुधार की बात है, उस पे हम लोग को बताना रहता है कि किस किस कानून में क्या कमियां हैं, क्या जनता की सुविधा के लिए न्यायालय में को और विधायिका को नए कानून बनाने चाहिए। मूट कोर्ट की बात आपने किया सर, अब तो ये जब लॉ की पढ़ाई करने वाला लड़का तो मूट कोर्ट के आयोजन में भाग भी लेता है, लेकिन हमने देखा कि इसका आयोजन ही कम होता है, कॉलेज में ही कम होता है। अब कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ पे बहुत अच्छा सफल मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ था, जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जी। उसकी वाइस चांसलर है डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, उन्होंने कराया था, बहुत अच्छा कराया था। मैंने तो राष्ट्रीय स्तर पे कराया था, उसमें भारत के
बड़े महान विभूतियां आए थे, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया आए थे। अच्छा सर, आपको लगता है मूट कोर्ट होने से जो है, जो नए लगता है उनको ज्यादा फायदे हो सकते हैं? नहीं, उनको अदालत की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी होती है। देखिए, हम लोग का जो भी है, हम कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते, सिर्फ वकालत करेंगे। तो हम उस योग्य होना चाहिए कि हम पूरी तैयारी से पीठासीन अधिकारी और न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हों। ये न संदेश जाए मुवक्किल को, समाज को, कि हम बिना तैयारी के खड़े हो गए। सर, अभी आपने अधिवक्ता कल्याण में बात किया कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है समस्या हो रही है, तो बैठने की व्यवस्था को पूरे उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कैसे जो निर्धारित कर सकती है? तो सरकार, ये समस्या की जड़ कहीं और है। प्रदेश सरकार का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एनओसी देता है लॉ कॉलेज खोलने की, और एफिलिएशन डिग्री का देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दोनों से हम लोग कह रहे हैं, मैंने खुद लिखा पढ़ी की है व्यक्तिगत स्तर पे भी, कि साहब लॉ कॉलेजेस पे प्रतिबंध लगाया जाए। आसानी से डिग्री लेकर के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कचहरियों पे, न्यायालय परिसर में भार बढ़ा रहे हैं, तो ये तो असीमित है ना। मतलब अयोग्य अधिवक्ताओं की ज्यादा, मतलब भारतीय संख्या ज्यादा हो जा रही है। योग्य और योग की बात नहीं, जगह ही नहीं है, कितने लोग को बैठाएंगे। और ये एक सुनियोजित है कि अपना अनएम्प्लॉयड क्लास को अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कचहरियों पे भार बढ़ा दो। सर, ये बताइए, अधिवक्ता का प्रोफेशन है, स्वतंत्र प्रोफेशन है जी। अगर कोई छात्र जो है ग्रेजुएशन के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है और उसने लॉ कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी प्रोफेशन स्वतंत्र है। दुनिया में 140-45 करोड़ लोग हैं, सब लोग नौकरी नहीं करते। 3 करोड़ सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, 15 करोड़ अन्य नौकरियां उपलब्ध। सब अपने व्यवसाय करते हैं, चाहे खेती कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या वकालत कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और भी बहुत से प्रोफेशन है। डॉक्टर है, सारे डॉक्टर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम कहने का उद्देश्य है कि क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, और बार काउंसिल स्टेट की भी जिम्मेदारी है। इसको तो परीक्षा नियामक में सुधार करके भी हो रहा है, करी जा रही है। अब तो होने लगा है, AIB का इम्तिहान होता है और हम लोग इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दिए हैं। नहीं, डिग्री लेने के पहले जो डिग्री लेते हैं उस दौरान परीक्षा में जो है ढील देने की वजह से ज्यादा लोग डिग्री ले लेते हैं। ये आप प्रश्न पूछिए, जो लोग लॉ कॉलेजेस खुलवा रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो हम लोग आवाज उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। अच्छा सर, अगर लॉ कॉलेज को मान्यता नहीं देगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या जो है बार काउंसिल से नहीं अप्लाइड होगा, तो लॉ कॉलेज कम होंगे, लॉ प्रोफेशन में लोग बैलेंस होना चाहिए कि कितने लॉ कॉलेज खोलने हैं, कितनी आवश्यकता है। थोड़ी ना कि आपने गड्ढे में भी खोल दिया। सीटें निर्धारित होनी चाहिए। जी। अच्छा सर, आपने बार काउंसिल के काम के बारे में बताया, मैं ये दायित्व के बारे में बताया। कौन से ऐसे दायित्व है जो दिखने चाहिए, जो दिखते हैं और उसको करना क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो आपने जो समस्याएं पूछी उन्हीं पे हमारा फोकस होता है कि हम लोग उनको निराकरण करें। यही बार काउंसिल के 26 सदस्यों का दायित्व है। उसमें एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महाधिवक्ता सदस्य होते हैं, अन्य 25 लोग इलेक्ट होके आते हैं। तो अभी तो इलेक्शन है, हम अच्छे हैं या नहीं ठीक है ये निर्णय करना मतदाता का काम है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी मतदाता की भी है। ये बहुत गंभीर निर्णय लेने जा रहे हैं, तो योग्य लोगों को, रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को, और जो बहुत से बड़े बड़े आश्वासन देते हैं उनको दरकिनार करके अच्छे लोगों को निर्वाचित करें। बस मेरा ये अगला सवाल इसी पर था। वर्तमान कार्यकारिणी और सदस्य, वर्तमान कार्यकारिणी से आप जो है कितना जो है संतुष्ट है, और जो वर्तमान कार्यकारिणी ने क्या ऐसा काम किया? पब्लिक लाइफ में जहाँ चुनाव है वहाँ हर व्यक्ति एंसरेबल है, जवाबदेह है। किसी दूसरे के भी कृत्य के लिए मैं जवाबदेह हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ काम रहे हैं। मैं बार काउंसिल चेयरमैन रहा, उपाध्यक्ष रहा, हाई कोर्ट इलाहाबाद बार सेशन का भी मैं अध्यक्ष रहा, और मैंने अपने कार्यकाल में जितने काम किए हैं उसमें मुझे बहुत कुछ संतोष है कि मैंने अधिवक्ताओं की शान कभी नीचे नहीं होने दी। अब जैसे कि एक कानून आया था
जिसमें न्यायालय शुल्क की 25 गुना वृद्धि हुई थी, उसको उच्च न्यायालय ने स्थगित किया। एक हमारे अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसमें हमारे एक साथी प्रवीण कुमार सिंह और न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता जी मेंबर थे कमेटी के। हम लोगों ने प्रदेश भर से राय ली, रिपोर्ट सबमिट की कि अधिवक्ताओं को क्या सुविधाएं होनी चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर एक सरकार आई, उसने सारे तहसील स्तर तक अधिवक्ताओं के लिए हॉल प्रोवाइड किया, ई लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई, पुस्तकालयों के लिए किताबें प्रोवाइड करी गई और बहुत कुछ काम हुआ। उसके बाद हम लोग की एक डिमांड थी कि जो 50,000 की राशि डेथ क्लेम में दी जाती है 60 साल तक, उसको बढ़ाया जाए, वह 5 लाख की गई। ये देखिए, हमेशा प्रगति की ओर सोचना चाहिए। ये 5 लाख की राशि कम है, बढ़नी चाहिए। अब उस पे हम लोग आगे करेंगे प्रयास, सरकार पे दबाव डालेंगे। जो तीसरा आपको ये बता दूं, जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का अध्यक्ष था, 16 दिसंबर सन 2020 को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बुलाया था। मुख्य अतिथि थे, बड़ा भारी सम्मेलन हुआ स्थानीय यहाँ केपी इंटरमीडिएट कॉलेज में और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बार एसोसिएशन के, कोरोना काल चल भी रहा था, उसका शिथिलीकरण हो गया था उस समय तक। बहुत से बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि आए, अच्छी सभा हुई जिसमें हम लोगों की डिमांड जो थी उसको सारी डिमांड मुख्यमंत्री जी ने मानी और उसको लागू कर दिया। पहला था कि आयु सीमा बढ़ाई जाए, उसको उन्होंने बढ़ाया, 70 साल किया डेथ क्लेम के लिए और अब 70 साल तक लोगों को 5 लाख रुपए उनके आश्रितों को दिया जाता है। ये मेरे हम लोगों सरकार देती है। जी हाँ, बार काउंसिल नहीं, वो बार काउंसिल और सरकार का संयुक्त दायित्व है कानून के अंतर्गत। अधिवक्ता उसमें अपना भी अंशदान देते हैं और सरकार अपने अंशदान देती है। वही कलेक्टिव फंड जो है, कॉर्पस फंड जो है, उसमें से 5 लाख रुपए अधिवक्ताओं के आश्रितों को 70 साल तक दिया जाता है। और 70 के बाद जो योजना बनी थी वो 60 साल के बाद की भी है, उसमें हम लोग 3 लाख अभी दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे कोई सरकारी फंडिंग नहीं है। बार काउंसिल स्वयं के फंड से संचालित होती है, एक बार उसी से हम पैसा देते हैं। अगर नेचुरल डेथ हो रही है, हाँ, और नेचुरल डेथ में ही 70 के अंतर्गत 5 लाख दिया जाता है। अननेचुरल अगर डेथ है, एक्सीडेंट हो गया, तो 1 लाख और वो बीमा देती है रिलायंस कंपनी। इसके बाद जो डेथ होती है 70 के बाद, वह मेरी ही अध्यक्षता में 24 अगस्त सन 2007 को एक योजना का बार काउंसिल ने बनाई। उस समय के हमारे बार काउंसिल के मित्रों का सहयोग था। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और हम लोग, मेरे नेतृत्व में वह योजना लागू हुई जिसमें 60 के बाद भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनको 50,000 दिया जाने लगा, लेकिन अब वह राशि 3 लाख कर दी गई है। तो आप चाहते हैं कि और बढ़े? बिल्कुल बढ़े, महंगाई बढ़ रही है, जिम्मेदारियां लोगों की बढ़ रही है, वकीलों को कोई सहारा नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ बार काउंसिल का सहारा है। तो हम लोग तो अधिवक्ता की फीस तो निश्चित होती नहीं है, कोई 2.5 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है। ये टिप्पणी आप लोग करते हैं अधिवक्ताओं पे, योग्यता पे, कोई 5,000 में कर रहा है। हाँ, तो कर रहा है ना, फ्री में करते हैं। ये एक ऐसा आर्थिक जो, ये आप देखिए कितना संजीदा वर्ग है समाज के प्रति कि वह किसी भी, और हमारा कानून भी है कि आप फीस की वजह से या अन्य किसी कारण से मना नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। और हमारा अधिवक्ता तहसील में है, 3 और 56 में बैठा है। लोकतंत्र के पुरोधाओं को यह सोचना चाहिए कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोग टीन शेड में अभी भी बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी जिस कार्यक्रम का मैं घोषणा बता रहा हूँ विस्तार से, उसमें हम लोगों की डिमांड थी। बहुत दिनों पहले यहाँ के जजेस ने एक प्रस्ताव बनाया था कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बैठने की जगह हो, उसके लिए उन्होंने माना हमारी बात। उन्होंने घोषणा किया, 640 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। मेरे कार्यकाल में उसका शिलान्यास भी हमने करवाया, भारत के राष्ट्रपति कोविंद जी ने शिलान्यास किया और एक भव्य विश्व स्तरीय भवन वहाँ बन गई। लेकिन चैम्बर नहीं बन रहा है। कोविड काल में, मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल कोविड का था, 66 लाख रुपए हम बार काउंसिल से लाए,
वितरित किया रुग्ण अधिवक्ताओं के बीच में, और भी बहुत से काम हुए, अस्पताल की सुविधा, दवा की सुविधा, जो हम लोगों का काम हो सकता है, ये हम लोगों ने किया। अच्छा सर, ये जो मैंने अभी चैम्बर बंटवाने की बात की, चैम्बर बट नहीं रहे, अधिवक्ताओं को मिल नहीं रहे, इसमें भी बड़ा विवाद है। कोई कह रहा है पैसा देना पड़ेगा, कोई कह रहा है कि नहीं, कोई विवाद नहीं है। विवाद की स्थिति अभी कोई ऐसी नहीं है। वर्कआउट कर रही है जजेस की कमेटी कि क्या मेथड होना चाहिए चैम्बर अलॉटमेंट का। अच्छा, होगा, इतना है चैम्बर, 2,500 चैम्बर बने, सारा हाईकोर्ट उसमें जगह पाएगा, और हम लोग देखेंगे कि लोगों को 20-25 अधिवक्ता है, 2,000 लोगों को मिलेगा। अब जो बार की मेंबरशिप है वो उसके अनुसार मिलेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग करते हैं? जी हाँ। आखिर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो ड्राफ्ट किया है, मुझे ही जिम्मेदारी बार काउंसिल ने दी थी, वो ड्राफ्ट करके शासन के समक्ष रख दिया गया। उनका विधायी विभाग इसको अब फाइनल स्टेज पे है। महाराज जी से बात भी हुई थी, हम लोगों ने रखी थी बात, मैंने भी बात किया था, तो वो अब फाइनल स्टेज पे है। लेकिन इस मध्य एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि केंद्र सरकार, अभी लॉ मिनिस्टर ने भी वक्तव्य दिया है, उनके सामने भी ये बात आई थी। वो राष्ट्रव्यापी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तैयार हो गया है। अब इसको केंद्र सरकार लागू करने की योजना बना रही है। नहीं बनता है, अब उनकी बातों का मैं भरोसा करता हूँ, बनेगा जरूर। नहीं बनता है तो हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, हट करेंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे। या राज्य सरकार ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है आपने राजस्थान में एक लागू किया गया, वो बहुत प्रभावी नहीं है। वो तो कोई भी सरकार लागू कर देगी, हम नहीं चाहते कि ऐसा कानून आवे जो हमारे किसी काम का ना। सर, आप कहते हैं अधिवक्ताओं को आजादी चाहिए, ज्यादा आजादी मिलने पर आपको नहीं लगता कि गलत काम भी हो सकता है? तमाम अधिवक्ता गलत काम के लिए कानून है, एडवोकेट एक्ट में अधिवक्ताओं के लिए भी प्राविधान है, और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, कार्रवाई होती है, उनको दंड दिया जाता है। अच्छा, अभी ये देखा गया कि बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनका तो कोई वेतन होता नहीं है। जी, हमने तो सुना कि किसी माध्यम से एक अधिवक्ता जो है 15-15 लाख 12-12 लाख रुपए जो है हर साल निकालते हैं। तो निकालने का कोई टीएडीए का तो जो अब आप जाएंगे अपने विधायी कार्य पे तो मिलेगा, लेकिन वो जो इतना बड़ा प्रचार होता है वैसे है नहीं। आप आरटीआई से पूछ सकते हैं, ऑडिट होता है एनुअल, वो भी देख सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये समस्या कहाँ पैदा हो रही है उस पर अटैक करने की आवश्यकता है। खासतौर से आपके माध्यम से मैं सुधी मतदाताओं को, सम्मानित अधिवक्ताओं को भी सचेत करना चाहूंगा। बार काउंसिल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन का काम है, लॉ कॉलेज खुले हैं, या बहुत से अन्य व्यवसाय हैं, वो विधि के व्यवसाय वो खर्चा कर रहे हैं, तो उस प्रलोभन से प्रभावित न हो और गंभीर निर्णय लेना जा रहे हैं, तो वो गंभीर निर्णय लेके अच्छे लोगों को इलेक्ट करें। अभी जैसे वर्तमान चुनाव हो रहा है, वर्तमान चुनाव प्रत्याशी 333 है जी। आप ये बताइए सर, आखिर इतने लोग क्यों बार काउंसिल का सदस्य बनना चाहते हैं? क्या उनको बेनिफिट है? मैंने आपसे बताया ना, बहुत से ऐसे तत्व भी हैं जो काले कोट के आग में व्यवसाय करते हैं, वकालत से कुछ नहीं लेना। वो चाहते हैं कि इसका एक मुझे शील्ड मिले, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो किसी सरकारी वकील बना देंगे, किसी को ठेका दिला देंगे, बहुत सी बातें करते हैं। ये सब प्रलोभन जो है, इनसे लोगों को बचना चाहिए, अच्छे लोगों को निर्वाचित करना चाहिए। अच्छा, आप 75 जिले का चुनाव है जी, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस प्रत्याशी की अपने लिए? चुनौती होता है। अगर मैं कुछ सेवा किया हूँ अधिवक्ताओं की निष्पक्ष, मैंने कोई प्रलोभन में दिया है, और बिना किसी प्रलोभन और वादे के मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इस समय 15 जिलों में लगभग 200 अधिवक्ताओं के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है। सब में मैंने उन लोगों को सम्मानित ढंग से छुड़ाया, उनके रक्षा की। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंटेम्प्ट के कानून से अधिवक्ताओं को अवमुक्त रखा जाना चाहिए। ये न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए इस्तेमाल है।
सर एक बात बताइए, क्या जज जो है कंटेम्प्ट जब करता है तो क्या वो जानबूझ के करता है या अधिवक्ता से उसकी कोई दुश्मनी होती है? कोई तो ऐसी चीजें बार बार ये न्यायिक आदेश पे दुश्मनी किस बात की होगी? जज अपना काम कर रहे हैं, वकील अपना काम कर रहा है। लेकिन देखिए, हम लोग एक परिवार है। हर जज को भी और हर वकील को ये समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है न्याय देना और दिलाना, उसमें विवाद आपस में नहीं होना चाहिए। नहीं, कभी कभी होता है ना, बिना पढ़े बिना जानकारी के जब कोई अधिवक्ता PIL दाखिल करता है जिसका कोई आधार नहीं है, तो जज जो है झल्ला के उसका समय बर्बाद हो रहा है कोर्ट का, तो कंटेम्प्ट कर दिया, क्या गलत? समय बर्बाद, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। उत्तर प्रदेश में 30% न्यायिक अधिकारियों के पद खाली है। हाँ। और लगभग 40% न्यायिक कर्मचारियों के पद खाली हैं और उच्च न्यायालय में भी यही स्थिति है। हाँ। ये भी एक स्ट्राइक है। अगर हमारी गाड़ी 3 पहिए पे चल रही है तो एक पहिया पंचर है तो कोई गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसमें वकीलों पे सारा दोष मढ़ना बिल्कुल नितांत गलत है और मैं इसका विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारें, न्यायिक पालिका हमारी व्यवस्था सुधारें, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए, सम्मान सुरक्षित करें, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, मेडिकल सुविधा, उनके सामाजिक सुरक्षा और साथ साथ न्यायपालिका को दृढ़ और मजबूत करें। आप जानते हैं कि जनपद न्यायालयों में महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। कितनी दिक्कत होती है, वादकारियों के लिए नहीं है। बहुत स्थिति खराब है। उसको आज प्रदेश सरकार भी हमारी सक्षम है, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, तो इधर भी हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, अच्छी हो। चलिए सर, आपके चुनाव से लेकर मैं 2-3 सवाल कर लेता हूँ। आप ये बताइए, आप बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, सदस्य बनेंगे, आप पहले भी रहे हैं, तो आप अपने विजित होने पर जो है क्या योजना सोचे हैं? आपने तो समस्याओं को बता दिया, या इस पर ही काम होगा या कुछ अलग से है? सबसे बड़ा तो मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं को मेडिकल सुविधा। अच्छा, दूसरा जो ओल्ड एज अधिवक्ता है, अधिवक्ता का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है और उस संघर्ष में वो अपने परिवार का ध्यान नहीं दे पाता। तो जो ओल्ड एज है उनके लिए भी एक सामाजिक सुरक्षा की स्कीम होनी चाहिए। किस रूप में होगी? उनको आर्थिक सहयोग होगा, पेंशन होगा, क्योंकि पेंशन की एक व्यवस्था लागू हुई थी बिहार में, वो फेल कर गई। तो हम लोग ये चाहते हैं, खासतौर से मैं उसको बना लूंगा, लगभग तैयार है प्रारूप। अब चूंकि चुनाव की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, इस पे भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा अपने उत्तर प्रदेश के वकीलों को, बार काउंसिल ने अपनी तरफ से कोई चुनाव नहीं टाला था और न टाल सकती है। हम लोग कानून से संचालित हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक और बार का सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि वकीलों का वेरिफिकेशन हो, उनके डिग्री का और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का। अब लगभग 3-3.5 लाख अधिवक्ता एनरोल्ड थे, उसके वेरिफिकेशन हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, जहां जहां पढ़े हैं उसमें इतना टाइम लगा। इसमें बार काउंसिल का कोई काम नहीं था कि वो कोई वेरिफिकेशन में उसकी भूमिका रही हो। उसने समय से वेरिफिकेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को और हर शिक्षा बोर्ड को भेज दिया। अभी भी लगभग 15% लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इस बीच में उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। एक जनरल इंप्रेशन होता है कि अरे ये लोग तो चुनाव ही नहीं चाहते। अभी एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक जो है सदस्य के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि इनकी डिग्री फर्जी है और इस पर रिपोर्ट भी क्या हुआ मसला। तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर सवाल है? फर्जी है तो इसके लिए कानून बना है। किसी को बदनाम ऐसे करना क्या उचित आप समझते हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई डिग्री फर्जी अगर होगी तो वेरिफिकेशन 2 बार हो चुका है। जिनको आपत्ति है वो न्यायालय भी जा सकते हैं, मेरे ख्याल से गए भी होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल। तो ये किसी के विरुद्ध अनर्गल प्रचार करना ठीक नहीं है। अच्छा सर, आप उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे? अपील तो मैंने कर दी कि अच्छे लोगों को इलेक्ट करें। बहुत कठिन निर्णय है, किसी भी प्रलोभन में ना आवे।
तात्कालिक और सतही बातों पे ध्यान न दें। गंभीर है किसी को इलेक्ट करना और गंभीरता पूर्वक अपना निर्णय लें। चलिए सर, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत। अभी आपने देखा जैसा कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ जी थे और आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। आपका क्रम संख्या 29 है, 29 जिसको हिंदी में बोलते हैं, और आपने जो है बहुत योजना बना के रखी है। इसके पहले भी अधिवक्ता कल्याण के लिए आपने ड्राफ्टिंग भी किए थे, तमाम कानून एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट आपने तैयार किया हुआ था, जिस पर सरकार काम कर रही है। साथ में आप अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित और उनके जो है क्या कहते हैं चैम्बर संबंधित लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, और आपका कहना है कि योग्य अधिवक्ता के हाथ में कमान रहेगी तो ही वो अधिवक्ता कल्याण के लिए काम कर सकता है। आगे फिर मैं आपकी मुलाकात सीनियर अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ जी से कराऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।